हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और करंट अफेयर यहाँ पर आ चुके हैं अगस्त 2021 के एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारे करंट अफेयर। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये यहाँ पर उपयोगी होते हैं और डिटेल में करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखते हैं, हर बार की तरह देखेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये ओरिजिनल भी मिलेगी और एनोटेड पीडीएफ, दोनों तरह की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। क्विक रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगस्त के महीने में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें काम की रहीं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बस ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहना, ठीक है। और हाँ, ये एग्रीकल्चर के करंट अफेयर आपके मार्च से लेकर के यहाँ पर हम पढ़ाना शुरू किए थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के पढ़े हुए हैं। अगस्त के आपके ये आ चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी को भी अगर आप देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं और पहली न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी रिलेटेड टू द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX। इसने यहाँ पर अभी अभी लॉन्च किया एग्री इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज़ कॉल्ड GAUREX, गौरेक्स हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये देखें, ये जो आपकी इंडेक्स यहाँ पर तैयार की गई है, ये एक प्राइस बेस्ड इंडेक्स है। मतलब ये प्राइस के फ्लक्चुएशंस को फ्यूचर के अंदर प्राइस के कितने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कितनी मूवमेंट प्राइस के अंदर हो रही है, उसको ट्रैक करने के लिए ये इंडेक्स डेवलप की गई है। याद रखना, गौरेक्स इंडेक्स जो है वो बेसिकली तैयार की गई है फॉर द ग्वार सीड और द ग्वार गम, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके की फसल देखी होगी ग्वार की, ठीक है। तो इसके प्राइस के मूवमेंट के लिए ये जो आपका इंडेक्स है ये तैयार की गई है। आने वाले समय में जैसे भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस होगा, ये इसको मापने के लिए काम में आएगी। डेवलप किसके द्वारा की गई है? बाई NCDEX के द्वारा। ये इंडिया की पहली सेक्टोरल इंडेक्स है एग्रीकल्चर कमोडिटी बास्केट के अंदर। अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर 1000 चीज़ें आ जाती हैं, उन 1000 में से पहली चीज़ के लिए ये इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च की गई है। दैट इज़ कॉल्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेक्टोरल इंडेक्स, ठीक है जी, याद रखना इसको। अब यहाँ पर देखें तो ये इसके लिए लॉन्च की गई है, ग्वार के लिए, ठीक है। तो ये ग्वार कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरीके की फली टाइप की होती है, ओके। तो इंडिया जो है देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार प्रोड्यूसर है और 80 से 85% तक हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया का। इंडिया के अंदर अगर देखें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अब ये जो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर इंडेक्स है, ये रिलीज़ की गई बाय द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये आपका मिलेगा कि ये लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, ओके। तो इसके बारे में भी याद रखना, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ऐसे ही आपको ये मिलेगा, लेकिन ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को ही संभालेगा बस, ठीक है। तो ऐसा याद रखो। दूसरी अगर हम खबर की तरफ चलें तो यहाँ पर एक आपका बिल आ जाता है जो कि यहाँ पर पास किया गया। बेसिकली ये 2019 में डाला गया था, लेकिन जब पास नहीं हुआ तो इसको नए सिरे से यहाँ पर डाला गया। दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021, NIFTEM बिल 2021 लोकसभा से पास कर दिया गया, ओके। तो इस बिल के बारे में हमें यहाँ पर जानना है, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, ठीक है। तो इस बिल का ऑब्जेक्टिव अगर हम यहाँ पर देखें तो दो इंस्टीट्यूट यहाँ पर उठाए गए हैं। पहला इंस्टीट्यूट है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो कि कुंडली हरियाणा के अंदर मिलेगा। दूसरा इंस्टीट्यूट है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और ये आपको मिलेगा तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर। इन दोनों इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने की बात हो रही है, ओके। जब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बना दिए जाएंगे। इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, ये अपना कोर्स डेवलप कर सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं रिसर्च एक्टिविटीज़, और साथ ही आप देखें तो एकेडमिक परसुएट वगैरह बहुत सारे काम यहाँ पर ये कर सकते हैं, ओके। तो इनको फुल स्वायत्ता देने की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया जाएगा, ओके। तो आपको यहाँ से ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्या कि ये जो दोनों इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पर गिनाए, पहले तो ये कहाँ पर हैं वो याद रखना। दूसरी चीज़, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा अभी अभी प्रदान किया गया, तो इन दोनों का नाम शॉर्ट में याद रख लो, चाहे लॉन्ग में याद रख लो। ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली कहे जाएंगे NIFTEM। क्यों? क्योंकि बिल का नाम आपको मिलेगा NIFTEM, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ओके। तो ये इनको कलेक्टिवली यहाँ पर कहा जाएगा। बिल के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। आगे चलें तो जापान की बात करते हैं। जापान ने अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा पोमीलो यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस किया है, और ये 5 किलो का यहाँ पर ये पमीलो यहाँ पर उगाया है। पमीलो ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम दिया गया है। ये बेसिकली एक सिट्रस फ्रूट है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ से बनता है कि किसने उगाया? जापान ने।
उसके बाद आगे चलें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, डेट इज़ KVIC। यहाँ पर इसने कहा है कि भैया हमने एक पेंट यहाँ पर डेवलप किया था, डेट इज़ कॉल्ड प्राकृतिक पेंट, ठीक है। और ये बेसिकली काऊ डंग से बना हुआ पेंट है। इसके बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम 500 से ज़्यादा नेचुरल काऊ डंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर लगाएंगे पूरी इंडिया के अंदर, ओके। इससे 6000 लोगों को यहाँ पर उनकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, उनको एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा, और फार्मर और लाइव स्टॉक रियरर जो हैं उनकी इनकम में भी वृद्धि होगी। तो ये प्रॉफिटेबल कहते हुए इन्होंने यहाँ पर कहा है, याद रखना 500 यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये डिजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राकृतिक पेंट इसका नाम है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? KVIC के द्वारा। आगे चलें तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कहा है कि भैया जो फूड फोर्टिफिकेशन आप यहाँ पर कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि राइस है या फिर एडिबल ऑयल्स हैं, उनके अंदर विटामिन्स की, मिनरल्स की मात्रा को आर्टिफिशियली बढ़ाना फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी फूड क्रॉप के अंदर विटामिन्स की, मिनरल्स की मात्रा को आर्टिफिशियली बढ़ाना फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। आपको मिलेगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि अब हम मैंडेटरी तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करने के लिए। लेकिन बहुत सारे जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भैया ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो आप यहाँ पर बढ़ा लोगे ये सिंथेटिक तरीके से, लेकिन ये आपकी हेल्थ को यहाँ पर कंज्यूमर की उसको हार्म करेंगे, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए कि कुछ पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बताया कि मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन हाइपर विटामिनोसिस यहाँ पर कर सकता है आपकी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो अब विटामिन की बहुत ज़्यादा मात्रा भी यहाँ पर हार्मफुल हो सकती है, ये बात इन्होंने यहाँ पर बनाई है। और इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो आपका FSSAI है, ये जिस बेस पर मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है, वो सारी रिपोर्ट जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा यहाँ पर तैयार की गई हैं ताकि उनके बेनिफिट्स को यहाँ पर बरकरार रखा जाए, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर उसको यहाँ पर बूस्ट करने का काम ये करती हैं। आप देखिए कि FSSAI ने क्या कहते हुए मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया है कि रिपोर्ट्स यहाँ पर हमें मिली है। रिपोर्ट्स किसके द्वारा बनाई गई हैं? तो ये कंपनीज़ के द्वारा बनाई गई हैं जो फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ओके। तो ये प्रॉब्लम याद रखनी है। दूसरा, इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा कि या ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक या दो सिंथेटिक केमिकल्स या विटामिन्स या मिनरल्स ऐड करने पर फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे मैंने बताया कि विटामिन और मिनरल्स यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, तो एक दो ऐड करने पर फोर्टिफिकेशन का कोई महत्व नहीं रहता। तो एडिंग 1 or 2 सिंथेटिक केमिकल, विटामिन्स एंड मिनरल्स विल नॉट सोल्व द लार्जर प्रॉब्लम। लार्जर प्रॉब्लम किस चीज़ की? क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखें तो मोनोटोनस सीरियल बेस्ड डाइट अपनाई जाती है। लोग सिर्फ और सिर्फ सीरियल पर बेस हैं, मिलेट्स का कंज्यूम वो नहीं करते हैं, ठीक है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो मिलेट्स का कंज्यूम वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ सीरियल बेस्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। मोनोटोनस डाइट्री अपनाई जाती है जिससे अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ये प्रॉब्लम्स फोर्टिफिकेशन से नहीं शॉर्ट आउट की जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये अखबार की कटिंग है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये फूड फोर्टिफिकेशन का ये सब जो आप ढोंग रच रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि अगर आप फोर्टिफिकेशन करते हो आयरन का, मतलब आयरन की मात्रा को आप फूड प्रोडक्ट के अंदर बढ़ाते हो, तो इससे गट इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पैथोजेनिक गट माइक्रोबायोटिक प्रोफाइल अंडर नरिशमेंट भी यहाँ पर चिल्ड्रंस के अंदर हो जाता है। तो ये आपको कुछ मिलेगा कि फूड फोर्टिफिकेशन के जो निगेटिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो इन्होंने ये भी बताया कि मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन ये हार्म कर सकता है इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी, जो कि फूड प्रोसेसर्स हैं, बहुत सारे इंडियन फार्मर्स हैं, उनका क्या होगा अगर ये कंपनीज ही यहाँ पर आपका सिंथेटिक तरीके से न्यूट्रिएंट को बढ़ावा देंगी, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं फिर, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की है कि भाई आप जो है यहाँ पर फोर्टिफिकेशन को मत करो। अगर आपको एनीमिया से बचना है, अगर आपको अपनी जो बीमारियां हैं, मतलब फोर्टिफिकेशन का मकसद ही ये है ना कि भाई न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करा जाए, तो उसके लिए आपको जो सीरियल बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पर आपकी चल रही है, सीरियल बेस्ड डाइट जो आपकी यहाँ पर चल रही है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा विद मिलेट्स एंड वेराइटी ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्लैश फूड्स, ठीक है। तो आपको नए नए तरीके के फूड यहाँ पर लेकर के आने हैं और स्पेशली मिलेट की तरफ आपको यहाँ पर फोकस बढ़ाना है। तो ये मेंस का आर्टिकल है, यूपीएससी वाले ध्यान दें, ठीक है। प्रीलिम्स में फोर्टिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर माई गवर्नमेंट पोर्टल पर दो आपके ये इमेजेस मिलेंगी। आपको यहाँ पर याद रखना है कि कॉटन के एक्सपोर्ट को और कॉटन यार्न के एक्सपोर्ट को हमने यहाँ पर कोविड-19 के दौरान भी बढ़ावा दिया है। कितना बढ़ाया है नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये याद रखिएगा कि चाइना जो है वो
कॉटन का दूसरा बड़ा इंपोर्टर है इंडिया से बांग्लादेश के बाद। तो सबसे ज़्यादा कॉटन बांग्लादेश जाता है, फिर चाइना जाता है। कॉटन यार्न की बात करें तो चाइना पहले नंबर पर आता है, ठीक है। यार्न के मामले में अलग है, कॉटन के मामले में अलग है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट एवर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इन 2020-21। तो 2020-21 में रिकॉर्ड हमने यहाँ पर फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट किया है। फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कि बाद में इसको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बांट देता है। अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, थोड़ा सा डाटा है यहाँ पर 870, तो 870 पैडी याद रखना, और 433 यहाँ पर वीट याद रखना। वैसे तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना माइन्यूट डाटा नहीं पूछा जाएगा, बट बस यही है कि देख लो एक बार ही निगाह में, ठीक है। तो डाटा याद रख लो कि फिर वीट का प्रोक्योरमेंट, राइस का, कोर्स ग्रेन का, इन सब का प्रोडक्शन कहाँ से किया गया, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी यूनाइटेड नेशंस के अंदर वर्क करती है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर के कहा है कि दुनिया के अंदर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा, ऐसा 23 कंट्रीज़ के अंदर होगा। इन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के कारण, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स के इवेंट्स के कारण, या इकोनॉमिक शॉक्स के कारण आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ने वाली है। दुनिया के 41 मिलियन लोग जो हैं उनको खाने के लिए आपका अनाज नहीं मिलेगा, और फेमाइन जैसी कंडीशंस हो जाएंगी, फेमाइन लाइक कंडीशंस आपको मिलेंगी। और इन्होंने यहाँ पर बताया कि इथोपिया और मेडागास्कर ऐसे नए हॉटस्पॉट उभर करके आए हैं जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और इनको कहा गया है वर्ल्ड्स न्यूएस्ट हायर अलर्ट हंगर हॉटस्पॉट। तो ये हंगर हॉटस्पॉट के रूप में यहाँ पर इनको बताया। इंडिया हंगर हॉटस्पॉट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी बरकरार है। याद रखना, फूड सिक्योरिटी है, नॉट इनसिक्योरिटी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी हमारे पास बरकरार है, लेकिन इथोपिया मेडागास्कर के पास नहीं है, इसीलिए इनको हंगर हॉटस्पॉट के अंदर रखा गया है। एक बिल यहाँ पर पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021। नाम से ही स्पष्ट है कि कोकोनट के डेवलपमेंट के लिए जो बोर्ड यहाँ पर तैयार किया गया है उसके अंदर कुछ संशोधन करने होंगे। ओके, तो 1979 का ये बिल था, इसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोकोनट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये काम हमने यहाँ पर किया है। अच्छा, कोकोनट डेवलपमेंट जो बोर्ड है उसके कंपोजिशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया है मैनेजमेंट के लिए, तो पहले बोर्ड के अंदर 4 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब उनको बढ़ा करके 6 कर दिया है। पॉइंट है, याद रखना। ओके, और इसके अंदर गुजरात, आंध्र प्रदेश, पहले इनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, लेकिन अब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भाई जहाँ पर कोकोनट ज़्यादा होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए गुजरात और आंध्र प्रदेश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बोर्ड के अंदर जाने शुरू कर देंगे। ओके, ये सब बिल के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, कोई सा भी पॉइंट कहीं भी उठा करके दिया जा सकता है। कृषि कर्ण नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया गया केरल के द्वारा, और कृषि कर्ण के नाम से आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये मिनी पॉली हाउस हैं जो कि एक ग्रीन हाउस के रूप में यहाँ पर वर्क करेंगे। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आपके लगाए जाएंगे ग्रीन हाउस, ये यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है अंडर द कृषि कर्ण प्रोग्राम। और इसके अंदर बहुत सारी और सोसाइटीज़ भी हैं, जैसे मिलेगा द नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर, द सस्टेनेबल फाउंडेशन एंड द कोरा थ्री, ठीक है। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बट याद रखो कि केरल ने यहाँ पर एक कृषि कर्ण नाम का जो प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है, और ग्रीन हाउस तैयार किए जाएंगे। आपकी जितनी भी ज़मीन है उसकी 2.5% लैंड पर इस तरीके के जो पॉली हाउस हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। हर एक पॉली हाउस की कीमत लगभग 2,35,000 के करीब है। और अनेश एन रंजन, इन्होंने यहाँ पर जीता केरल का बेस्ट हाईटेक फार्मर्स अवार्ड, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम केरल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट आ जाता है एग्री स्टेक का। एग्री स्टेक का प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका अभी चलाया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर देख सकते हो। ये इस तरीके की जितनी भी इमेजेस आपको यहाँ पर मेरी स्लाइडों में दिखें, ये समझ लेना कि PIB से उठाई भी इमेजेस हैं। डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने पेश कर दिया। इसमें जो काम का होगा हम पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें छेड़ देंगे, ठीक है। तो एग्री स्टेक जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिलेगा कि आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर के डिजिटाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन करेंगे, फार्मर की सारी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में इकट्ठा करना डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है। ओके, तो अब ये एग्री स्टेक पोर्टल को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक यहाँ पर आपकी प्रोसेस लॉन्च की गई थी, उसको सक्सेसफुल बना दिया गया है। जैसे इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर IDEA, ये प्रोसेस आपकी सक्सेसफुल कर दी गई है। ये प्रोसेस हेल्पफुल होगी एग्री स्टेक को और ज़्यादा मजबूत करने में।
ओके, तो ये जो आपका इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया है, डेट इज़ कॉल्ड इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ये गवर्नमेंट की हेल्प करेगा कि फार्मर्स की इनकम को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही साथ आप देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इफ़िशियंसी है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके, और ओवरऑल एग्री स्टेक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में मदद मिल सके। इतना आपको यहाँ से याद रखना था, और कुछ भी आपको यहाँ से याद नहीं रखना था। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर बस इतने देखते हुए चलिए। उसके बाद यहाँ पर देखें, सरकार ने कुछ स्कीम लॉन्च की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन कितना होगा उसकी फोरकास्टिंग के लिए, उसको पहले ही बताने के लिए हमने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, पहली स्कीम है द फसल स्कीम। फुल फॉर्म भी याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो मेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 9 क्रॉप्स के लिए इसको लॉन्च किया है। राइस में कितना प्रोडक्शन होगा आने वाले सालों में, उसको यहाँ पर ये फोरकास्ट करेगा। वीट है, तूर है, राबी पल्सीज है, रेपसीड है, मस्टर्ड है, राबी ज्वार है, कॉटन है, जूट है, शुगर है। ओके, तो याद रखना इनको। दूसरा पोर्टल है चमन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये हॉर्टिकल्चर का नाम यहाँ पर आ गया, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च करने की बात हो रही है। किसान प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पर कि क्रॉप यील्ड कितना होगा, उसके लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो सैटेलाइट बेस्ड इंडिसीज का यहाँ पर यूज़ करते हुए आपकी ड्रॉट असेसमेंट भी की जाएगी कि सूखा कब आएगा कब नहीं आएगा, याद रखना। आपकी एक है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी, और इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर 6,000 रुपये पर साल दिए जाएंगे फार्मर को। 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, दो हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर किसान को दी जाएंगी। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, पीएम किसान क्या है कैसे है। ओके, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी 9th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिलीज़ की गई है, और ये मिलेगा आपको पीएम किसान, और सेंटर ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अमाउंट भी याद रखना, 19,500 करोड़ रुपए, और लगभग 9-10 करोड़ जो फार्मर्स हैं यहाँ पर इससे बेनिफिट होंगे। यहाँ पर लिखा है इन्होंने मोर देन 11 करोड़ फार्मर्स विल बी बेनिफिट सो फॉर। ओके, तो इतनी सारी यहाँ पर सब काम किए गए हैं। 9th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दी गई आपकी पीएम किसान स्कीम की। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये अमाउंट सा याद रखो कि कितना रिलीज़ किया गया। असम ने अपना जो फर्स्ट एवर मेज है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है बांग्लादेश को। आप देखें तो इसके अंदर जो बड़ा हाथ रहा है वो रहा है नेशनल ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन का, और उसने कहा है कि 50 मीट्रिक टन मेज जो है वो हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दी है। असम के डरांग डिस्ट्रिक्ट से ये चीज़ें यहाँ पर गई हैं। तो ये पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है जो कि मेज़ का है, बांग्लादेश को भेजा गया। तो असम से पहला मेज का जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर भेजा गया बांग्लादेश को, 50 मीट्रिक टन, याद रखिएगा। पंजाब की सरकार ने यहाँ पर कहा है कि हम 25,000 एग्रीकल्चर मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो आपका यहाँ पर स्टबल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उससे बचने के लिए हम 25,000 एग्रीकल्चर मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है, और 25,000 अमाउंट भी याद रखिएगा, सॉरी ये डिजिट भी याद रखिएगा। 25,000 एग्रीकल्चर मशीन्स यहाँ पर और इक्विपमेंट फार्मर्स को दिए जाएंगे, ताकि इन सेतु पैडी रेसिड्यू मैनेजमेंट किया जा सके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड, इन सेतु पैडी रेसिड्यू मैनेजमेंट? ओके, तो खेत के अंदर ही जो आप पैडी रेसिड्यू यहाँ पर उगेगा, अभी चावल की फसल यहाँ पर हो गई, जो धान यहाँ पर बचेगा, ठीक है, उसको यहाँ पर किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके लिए ये सब दिया जाएगा। और इसके लिए सब्सिडी कंपोनेंट भी लॉन्च किया गया है 250 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये याद रखो सब चीज़ें। कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पर जो फार्मर के चिल्ड्रंस हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए, याद रखना, उनकी हायर एजुकेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। 3 पॉइंट थे, तीनों एक ही लाइन में हो गए। ठीक है, याद रखना, कर्नाटक की सरकार ने फार्मर्स के चिल्ड्रंस के लिए हायर एजुकेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग रख दिए हैं। कर्नाटक के आपको सीएम मिल जाएंगे बसवराज बोम्मई, अभी अभी यहाँ पर बने। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो एक नया टी म्यूजियम बनाया जा रहा है त्रिपुरा के अंदर, तो जो कि प्रमोट करेगा टूरिज्म को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा के अंदर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए एक नया जो त्रिपुरा की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, दैट इज़ टी इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और टी म्यूजियम यहाँ पर खोला जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर इतना याद रखेंगे। फिर बात करते हैं इस महीने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेगी द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। ठीक है, तो NEMOOP ये जो आपका प्लान है, ये स्कीम है, ये यहाँ पर लॉन्च की गई। ओके, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए, पाम ऑयल जो है वो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से हम यहाँ पर पाम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। तो अब वो पाम ऑयल को इम्पोर्ट ना करना पड़े,
ये देखिए, रिड्यूस इंडियाज़ हाई डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल को और ज़्यादा इम्पोर्ट ना करना पड़े, इसीलिए हम इसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। इट विल पुश फॉर डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ याद रखिए, पहली लाइन तो ये हो गई आपके लिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि एक टारगेट सेट किया गया है कि भाई डोमेस्टिक पाम प्रोडक्शन जो है वो कितना किया जाएगा। ओके, अभी क्या है, अभी है 3 लाख टन के करीब हम पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। इसको बढ़ा करके 11 लाख टन किया जाएगा 2025-26 तक। ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक भी पॉइंट मिस करने वाला नहीं रखा है मैंने। ठीक है, 2028-29 तक 28 लाख टन तक प्रोडक्शन करना है। तो 11, 28 और 3 तीनों डाटा याद रखना। ओके, ये याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो एडिबल ऑयल अगर हम देखें 2020-21 में हमने लगभग 133 लाख टन का इंपोर्ट किया था। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर छोड़ सकते हो क्योंकि ये वेरी करता रहेगा इधर उधर। बात करें तो स्कीम का जो आपका अमाउंट है, ये आपकी जो मिशन यहाँ पर चला गया है, 11,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 11,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मिल जाएगी। 1 नवंबर 2037 हमारा अंतिम टारगेट यहाँ पर है। ओके, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि आप पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको नई ज़मीन भी देनी पड़ेगी। तो एडिशनल लैंड कितनी बढ़ाई जाएगी, 6.5 हेक्टेयर एडिशनल लैंड पाम ऑयल कल्टीवेशन के अंदर लाई जाएगी। स्पेशल फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर वो पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके कुल फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे पाम ऑयल है, ऑयल सीड है, इन सब का जब इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर बनेंगी, क्वालिटी सीड अवेलेबल होंगे, फार्मर्स को इन सभी चीज़ों का लाभ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप्स हैं लाइक द ग्राउंड नट है, रेप सीड हैं, मस्टर्ड हैं, लिनसीड हैं, सीजम्स हैं, इन सभी का कल्टीवेशन भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार, इन सबको भी प्रमोट किया जाएगा पाम फार्मिंग के लिए। मैंने बताया स्पेशल फोकस रखा जाएगा इधर। ओके, तो जितने भी पॉइंट हैं ये सब याद रखो, रटो इनको। ठीक है, कुछ भी करो। ठीक है, अब इंडिया के अंदर यहाँ पर अगली खबर की तरफ चलें तो इंडिया में बेसिकली क्या किया जाता है। इंडिया के अंदर आप देखें तो फार्मिंग पोल्ट्री ज़्यादा होती है, मुर्गी पालन यहाँ पर होता है, मधुमक्खी पालन यहाँ पर होता है, फिश फार्मिंग यहाँ पर होती है। लेकिन अब एक नई चीज़ उभर के आई, दैट इज़ कॉल्ड क्वेल फार्मिंग। ठीक है, तो तीतर शायद क्वेल को यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेल फार्मिंग यहाँ पर जो है वो जापान के अंदर फेमस थी। जापान ने 1595 से ही यहाँ पर क्वेल फार्मिंग करनी शुरू कर दी थी और सबसे पहले यहीं पर ही डोमेस्टिकेटेड की जाती थी क्वेल फार्मिंग। अब ये जो क्वेल फार्मिंग है इंडिया के अंदर, आपको पता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो गई ड्यूरिंग द कोविड-19, क्योंकि अलग अलग तरीके की डिजीज़, लोगों में डर कि भाई मीट खाएंगे ये होगा और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब आपका जो इस वजह से कोविड-19 के कारण ये जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर ठप हो गई। तो फार्मर्स को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा झटका लगा, तो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जैपनीज़ क्वेल को, और उड़ीसा के अंदर इस समय ये यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिकेट की जा रही हैं, लोग इनकी फार्मिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो इंडिया के अंदर 2 स्पीसीज़ पाई जाती हैं क्वेल्स की। पहली मिलेगी आपको ब्लैक ब्रेस्टेड क्वेल, जो कि वाइल्ड में पाई जाती है। दूसरी मिलेगी आपको ब्राउन कलर्ड जैपनीज़ क्वेल, ओके, जो कि मीट के लिए यहाँ पर बेसिकली उगाई जाती है। ओके, तो क्वेल फार्मिंग करना फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें इसके अंदर लो फार्मिंग कॉस्ट यहाँ पर उगती है और डिजीज़ का रिस्क भी लेस रहता है। साथ ही साथ क्वेल्स के जो एग होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं अदर देन द पोल्ट्री एग्स। तो ये सब जो पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं स्लाइड के अंदर डालता हूँ, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इन सबको यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद आगे चलें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर के कि हम 100 एक्वा हब्स यहाँ पर तैयार करेंगे, 100 एक्वा हब्स यहाँ पर तैयार करेंगे। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये आपका स्कीम चलाई है, स्कीम का नाम है फिश आंध्र। ठीक है, तो फिश आंध्र स्कीम आपका नाम से ही स्पष्ट होगा भाई कि फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होगी। जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यहाँ पर चल रही है फ़िश प्रोडक्शन को डबल करने के लिए, उसी तर्ज पर आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर फिश आंध्र नाम की स्कीम यहाँ पर चलाई है। याद रखना बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा और 100 एक्वा हब्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। ओके, ये सारे पॉइंट आपके काम के हो जाते हैं। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा सपोर्ट करेगा इसको।
फिर अगर हम बात करें इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड और आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर मिलकर के एक पैक्ट साइन किया है कि जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देंगे। तो अगर मैं बात करूँ इफ़को के अंदर नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर के एमओयू साइन किया है कि भाई हम रिसर्च पर बढ़ावा देंगे एंड नॉलेज ट्रांसफ़र पर बढ़ावा देंगे और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स पर भी बढ़ावा देने का काम यहाँ पर करेंगे और जॉइंट रिसर्च को भी बढ़ावा देंगे। तो इन सब के लिए कोलैबोरेशन यहाँ पर यह है, जिससे क्या होगा, हमें नई नई नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और रिसर्च देखने के लिए मिलेंगी। अब सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर संस्थाएं एमओयू कर रही हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें काम की हो जाती हैं। ओके, आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के काम यहाँ पर किया। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको मिलेगा TRIFED, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने यहाँ पर अगर हम देखें, इसका 34वां फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया गया। 6 अगस्त 1987 को ये यहाँ पर बनाया गया था और इसका 34वां फाउंडेशन डे अभी अभी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आ जाती है, एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है। इंडिया के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, याद रखना, इंडिया के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बढ़ावा देने का ये काम यहाँ पर करती है। रिलेटेड टू है ट्राइबल, से नाम से ही स्पष्ट है कि ट्राइबल रिलेटेड ये डेवलपमेंट बॉडी है। तो ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए ये काम यहाँ पर करती है। ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हैं, सभी को बढ़ावा देने का काम ट्राइफेड यहाँ पर करता है। ओके, तो 34वां फाउंडेशन डे मनाया गया, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं, नेशनल फिशरीज़ ने साइन किया है एमओयू विद द पंजाब नेशनल बैंक। तो नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आपका आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसने यहाँ पर एमओयू साइन किया है विद द पंजाब नेशनल बैंक कि भाई जो फार्मर्स हैं, जो फिशरीज़ कल्टीवेशन यहाँ पर करते हैं, फिश फार्मिंग यहाँ पर करते हैं, या जो फिशरमैन्स हैं, उन सभी को यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस लाइक द लोन्स, ये सब आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। पंजाब नेशनल बैंक से ये एमओयू साइन हुआ है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ने यहाँ पर एक, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द असम नाबार्ड और असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी। तो बेसिकली असम की गवर्नमेंट के बीच और नाबार्ड के बीच ये एमओयू साइन हुआ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। कुल 13,200 करोड़ रुपये का ये यहाँ पर साइन हुआ है। आपका जो आपका ये एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है 13,200 करोड़ रुपए का है और ये यूज़ किया जाएगा फॉर नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। इनसे ये फंड जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन नाबार्ड इन्वॉल्व है इसलिए यहाँ पर ये काम की बन जाती है। ओके, तो ये सब याद रखो इतना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो उज्ज्वल अभियान नाम की एक स्कीम यहाँ पर शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। ONGC सपोर्टेड स्कीम है, असम के अंदर यहाँ पर लॉन्च की गई है। असम का हैंडलूम प्रोजेक्ट है, दैट इज कॉल्ड उज्ज्वल अभियान। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है और 100 से ज़्यादा जो आर्टिजान्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, उनको सपोर्ट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो कोई खास नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ONGC, ठीक है, तो ONGC आपका मिल जाएगा, नेचुरल गैस के अंदर आ जाता है, और इसने मिलकर के असम की सरकार के साथ ये हैंडलूम प्रोजेक्ट जो है उज्ज्वल अभियान, इसके अंदर ट्रेनिंग करने का काम यहाँ पर किया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पहला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली अभी अभी लॉन्च किए एग्रोमेट। व्हाट इज़ दिस एग्रोमेट? तो ये है आपका एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। ठीक है, किस तरीके से क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वेदर जो फोरकास्टिंग है कि आज मौसम कैसा रहेगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी, डे टू डे बेसिस पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी एडवाइजरीज हैं वो सभी फार्मर्स को अवेलेबल कराई जाएंगी थ्रू दीज एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। बात समझ में आई आपको? तो इससे 43 मिलियन फार्मर्स को फ़ायदा होगा, उनको डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि भैया कल बारिश होगी, आप सिंचाई जो है वो संभल के करें, उतनी करें जितनी ज़रूरी है, कल बारिश होगी। ठीक है, तो ये सब काम ये आप समझते होगे इतना तो, ठीक है, अभी 4 महीने हो गए पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये सब काम इसके अंदर किए जाएंगे। अब ये जो एग्रोमेट हैं ये डेवलप किए गए हैं बाई इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, तो ये स्टेशंस हैं, तो सिंपल सी बात है, वेदर से रिलेटेड है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आ गए और ये काम इसके अंदर किए जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर गठित हुई थी, उसने यहाँ पर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का नाम है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI कितना प्रोक्योरमेंट करता है, स्टोरेज कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कतें देखने के लिए मिली और
इन लोगों ने ये बताया कि इंडिया ने प्रोक्योरमेंट जो किया उसमें से 406 करोड़ रुपए का हमें नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। तो ये नुकसान कैसे हुआ वो समझो, 406 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हुआ, क्योंकि जहाँ पर ये अपने प्रोक्योर करने के बाद भंडार रखते थे, ये आपके वेयर हाउस होंगे ना, आप समझिए कि ये आपका एफसीआई है। एफसीआई नीचे से सामान को प्रोक्योर करेगा अपनी तरफ, और जब प्रोक्योर करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में बांट देगा, उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बने हुए होंगे। लेट्स से दिस इज़ अ वेयर हाउस, ये इमेज के अंदर, ठीक है। तो ये वेयर हाउस के अंदर अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो अनाज यहाँ पर सड़ गया उसके कारण हमें 406 करोड़ रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है, ओके। और एफसीआई के बारे में ये भी पता चला कि एफसीआई डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहा है किसानों से, इसके बीच में स्टेट एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके काम का हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो सरकार ने कहा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक किसान विकास के कृषि विकास केंद्र यहाँ पर खोलेंगे। अभी तक देखें तो आपको मिलेगा कि 725 कृषि विकास केंद्र इस समय यहाँ पर हैं, और पॉइंट है थोड़ा सा याद रखिएगा, और 100% फाइनेंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऑलराइट। उसके बाद बात करते हैं, एक है सेंटर फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के पापमपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर किमीन में, ठीक है। ये जो सेंटर आपका है इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह बात की है कि पहला इस तरीके का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और सेंटर फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उसको हम डेवलप करेंगे एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ओके, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी ट्राइफेड है इसने यहाँ पर एमओयू साइन किया है असम की सरकार के साथ। फिर से बता रहा हूँ, ये इमेज जो है वो पीआईबी की है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है ट्राइफेड, ठीक है। तो ट्राइफेड ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है असम की सरकार के साथ। देखिए कितना याद रखना है आपको इसकी स्कीम से, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो असम के साथ ये एमओयू साइन हुआ है, पहला बात तो आपको याद रखना, कोलैबोरेटिव एमओयू साइन हुआ है। इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर बहुत सारे वन धन केंद्र क्लस्टर्स यहाँ पर तैयार करेंगे, और हम 5 ट्राइबल फूड पार्क्स भी तैयार करेंगे स्टेट के अंदर। तो ये डिजिट आपके लिए काम की हो जाती है, ओके। मैंने अभी आपको बताया कि ट्राइफेड जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसके लिए स्कीम्स यहाँ पर चलाती है, उसके लिए एमएसपी दिलाने का काम इसका है। तो ऐसा ही एमएसपी का काम भी सब जगह चल रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्राइबल असम 5 ट्राइबल फूड पार्क यहाँ पर बनेंगे, बस इतना याद रखना था, बात खत्म हो गई। इंटरनेशनल डेयरी फूड एसोसिएशन, इन्होंने यहाँ पर 34 डेयरी फर्म्स को चूज़ किया है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में, और साथ ही अपने वर्कर्स की सेफ्टी में। डेयरी इंडस्ट्री सेफ्टी रिकॉग्निशन अवार्ड यहाँ पर बांटे गए। कितनी फर्म को मिले हैं? 34 फर्म्स को यहाँ पर दिए गए हैं, वर्कर्स की सेफ्टी का जो भी ध्यान रखते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना पॉइंट है, याद रखो। उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर गठित हुई एग्रीकल्चर के ऊपर, और इसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। इन्होंने कुछ इश्यूज़ यहाँ पर बताए कि भाई बहुत सारे स्टेट हैं कि फसल बीमा योजना को पसंद नहीं कर रहे, उससे निकल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ। अभी ये इंश्योरेंस स्कीम है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्लेम्स तो बनते हैं कि भाई हमारी फसल इस तरीके से बर्बाद हुई वगैरह, कोर्ट के बहुत सारे केसेज यहाँ पर हो गए, उनका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी हमारे पास अच्छी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एपीएमसी मंडीज, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में यील्ड को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट्स बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि स्कीम के बारे में फार्मर्स में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। साथ ही इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ओके। तो ये जो सुझाव हैं ये मेंस के काम के हैं, पीटी में आपसे कहीं नहीं पूछे जाएंगे, ना ही किसी और छोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ मेंस में ही पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। तो ये की रिकमेंडेशंस हैं, एक बार स्लाइड को पोस्ट करो या पढ़ो और नीचे से पीडीएफ डाउनलोड करो तब पढ़ो। ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पर इसलिए डाल दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जस्ट इनको पढ़ लो, कुछ भी समझाने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको पढ़ो, पोस्ट करके हिंदी में भी डाल दिया है। उसके बाद एक टेक्निक यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आई, डेट इज़ कॉल्ड बैलोमेट्रिक मेथड, ठीक है। इस मेथड का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है असम की जोरहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1950 से, और ये मेथड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है चाय की पत्तियों को अलग अलग करने के लिए। कुछ पत्तीज़ ऐसी होती हैं जो कोर्स लीव्स होती हैं, कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो फाइन होती हैं, उन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये आपका 110 ईयर ओल्ड टोकलाई रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है ईस्टर्न असम के अंदर,
अंदर इसने इस तरीके के मेथड्स को यहाँ पर अपनाया है कि भाई टी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। ओके, उसके बाद चलते हैं एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ, और आपको यहाँ पर मिलेगा कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि मैंने अभी आपको बताया कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो कोविड-19 के कारण अच्छी तरीके से हिट हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे रूमर्स थे कि भाई चिकन मीट खाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी, और साथ में 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ पोल्ट्री इंडस्ट्री को। एग्स भी नहीं बिक रहे थे, मीट भी नहीं बिक रही थी, फिर एवियन फ्लू के केसेस भी यहाँ पर आ गए थे, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो गई। अब सरकार ने कहा अब पोल्ट्री इंडस्ट्री को रिवाइव करना पड़ेगा, और सरकार ने कह दिया है कि अब हम इंपोर्ट करेंगे, याद रखना, क्रश्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, ठीक है। तो जीएम सोए इसको यहाँ पर इन शॉर्ट कहा जाता है, जीएम सोयाबीन, इसको इंपोर्ट करेंगे, जो कि पोल्ट्री फीड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर बन जाता है। ओके, बट आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड से रिलेटेड कंसर्न पहले से ही बने हुए हैं कि भाई ये ह्यूमन के लिए हानिकारक है, ह्यूमन फूड चैन के अंदर एंटर करता है और दिक्कतें कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी चीज़, प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, मेन प्रोटीन इंग्रेडिएंट है पोल्ट्री इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इसकी कीमत अगर हम देखें तो पिछले 4 सालों में ये 34 रुपये पर केजी मिलता था, लेकिन अभी ये 96 रुपये पर केजी मिलता है। तो सरकार इस पर सब्सिडी भी अवेलेबल कराएगी। ओके, ये पॉइंट याद रखना। कस्टम डिपार्टमेंट से हमने यहाँ पर कह दिया है कि भैया बाहर से अगर सोया मील आ रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस देने की कोशिश की जाए। ओके, तो ये चीज़ आप देखिए। बट वही एक कंसर्न बने हुए हैं, कोalition फॉर द जीएम फ्री इंडिया, तो ये एक एनजीओ टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर कंज्यूमर राइट्स ग्रुप से इन लोगों ने कहा है कि भाई सस्टेनेबल नहीं है ये तरीका, ठीक है। और ना ही आपके जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स जो कि ऐड किए गए थे 1989 के अंदर, वो इस चीज़ की परमिशन देते हैं कि आप इस तरीके की जो जीएम क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनको एज अ फूड टू द पोल्ट्री इंडस्ट्री आप उसको यूज़ करो। ऐसे कोई भी रूल्स हमारे पास नहीं है। अब छोटे एग्जाम के लिए आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि जीएम सोयाबीन को अलाउ करा है, और बड़े एग्जाम्स के लिए आपको पूरी न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। मैंने बताया कि 9वीं किस्त पीएम किसान की यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, रिवाइज़ कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कृषि निर्यात के मामले में टॉप 10 में इंडिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है, यानी कि हम जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यहाँ पर करते हैं टॉप 10 कंट्रीज़ में आ जाते हैं दुनिया भर के। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये भी पढ़ा दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पॉम ऑयल यहाँ पर चला है 11,000 करोड़ रुपए का, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो गई। कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बने हैं, ठीक है। मिशन हनी भी चल रहा है, इसके बारे में अभी यहाँ नहीं पढ़ते हैं वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, छोड़ दो, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पर बनाया गया था ताकि जो आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हैं या फिर आपके जो कम्युनिटी फार्मिंग असेट हैं उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। 1 लाख करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पर है, सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है। ये बात पार्लियामेंट ने मानसून सेशन के अंदर यहाँ पर बताई गई। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1017 वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स डेवलप की गई हैं इन 2018 सिंस 2018 से लेकर के अब तक एग्रीकल्चर क्रॉप्स की 1000 से ज़्यादा नई वैरायटीज़ और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की 206 वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं बाय द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2018 से 2020 तक इतनी वैरायटी यहाँ पर डेवलप की गई हैं। NARS दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका ICAR के अंदर में आ जाता है, और इतना आप यहाँ से याद रखने की कोशिश कीजिए, सफिशिएंट है। उसके बाद बात करते हैं हिमालयन गोट मीट की, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर हिमालयन गोट पाए जाते हैं, उनका मीट यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा UAE फ्रांस को, और महुआ फ्लोवर जो छत्तीसगढ़ के अंदर उगते हैं उनको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। ओके, तो ये काम किया जाएगा बाय द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और ये फैसिलिटेट करेगा एक्सपोर्ट को कि जो महुआ फ्लोवर्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर से और हिमालयन गोट का मीट है उत्तराखंड के अंदर से, उनको फ्रांस और UAE भेजा जाए। याद रखना, महुआ फ्लोवर जो हैं वो फ्रांस को भेजे जाएंगे और जो हिमालयन गोट का मीट है वो UAE को भेजा जाएगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश करें। तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि भैया अब हम पेश करेंगे अलग से अपना एग्रीकल्चर बजट। तो अभी सब स्टेट्स का बजट जो है वो एक साथ भी आता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने अपना सेपरेट बजट पहले से ही पेश कर दिया है एग्रीकल्चर का। तमिलनाडु ने भी कहा है कि एग्रीकल्चर का अलग से बजट पेश करेंगे ताकि फार्मर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए जा सकें। तो बजट जो है ऐसा हो कि फार्मर्स की नीड को पूरा करते हुए नए कल्टीवेशन मेथड्स और फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पार्टिसिपेशन से ऐसा बजट यहाँ पर तैयार किया जाए जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा काम किया जाएगा।
ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, मणिपुर की सरकार, मणिपुर के अंदर ब्लैक राइस यहाँ पर उगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड चक हो। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा यूरोप को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ब्लैक राइस है, मणिपुर का है, 1 मीट्रिक टन भेजा गया है। राइस का नाम है चक हो। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इसको यहाँ पर यूरोप के लिए रवाना किया। ओके। अब एक तो खबर आपकी ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि एक मणिपुर के अंदर कैंपेन चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वॉर ऑन ड्रग कैंपेन। इसके अंदर जितने भी पॉपी पोस्ता के यहाँ पर खेत हैं, उन सभी को यहाँ पर नष्ट करने की बात हो रही है, उन सभी का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर कर दिया गया है। ओके। अब डिस्ट्रक्शन कर दिया है तो फार्मर क्या उगाएगा, तो फार्मर जो है वो उसको यहाँ पर हाई क्वालिटी सीड भेजे गए हैं ब्लैक राइस के, कि वो ब्लैक राइस के सीड उगाए। जहाँ पर भी उनकी ये पहले पॉपी की फसलें थीं वो यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, तो आप यहाँ पर हाई क्वालिटी सीड्स जो हैं वो उगाना शुरू कीजिए। तो ब्लैक राइस का ये काम यहाँ पर किया गया है, याद रखिएगा। ये है आपका ब्लैक राइस, इमेज में देख सकते हैं। ये सब कुछ ब्लैक राइस के बारे में है, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, आपको पढ़ना है। ओके। ये आपके ऊपर काम मैं छोड़ जा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं एपीडा की, जिसके बारे में भी मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, आपको मिलेगा फूड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने यहाँ पर कोलेब्रेशन किया है हिमाचल प्रदेश के साथ, और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला कंसाइनमेंट इसने यहाँ पर भेजा बहरेन को, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से एप्पल्स की 5 वैरायटीज़, कौन कौन सी, रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स एंड गोल्डन डिलीशियस, इनको बहरीन की तरफ एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करा जा रहा है, नए नए डेस्टिनेशन उभर करके आ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर से ये सारी की सारी वैरायटीज़ याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं वन धन योजना स्कीम की। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ट्राइफेड नाम की जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर बंधन जो केंद्र है बंधन स्कीम को यहाँ पर चलाने का काम करती है, और उसने अभी अभी यहाँ पर अवार्ड भी बांटे वन धन स्कीम योजना के तहत। ओके। तो इसके अंदर बहुत सारे अवार्ड बांटे गए, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नागालैंड ने 7 अवार्ड यहाँ पर जीते हैं, टोटल 7 नेशनल अवार्ड जीते हैं वन धन योजना स्कीम के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किन किन फील्ड में जीते हैं, बट मैं चाहता हूँ इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके। तो नागालैंड ने 7 अवार्ड जीते, याद रखिएगा, सफिशिएंट हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहले वन धन एनुअल नेशनल अवार्ड थे, और 7 अवार्ड नागालैंड ने यहाँ पर जीते। ट्राइफेड के बारे में बताया मैंने आपको, 34वां फाउंडेशन डे इसका बनाया गया, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर बांटे गए। ओके। और ये यहाँ पर बनाया गया था 87 में, मैंने आपको ये भी बता दिया है, और मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, सब चीज़ें रिपीटेड है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मार सकते हो। छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर अपना जो छत्तीसगढ़ ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने रिकॉग्नाइज़ किए हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्स राइट अर्बन रीजन के अंदर भी रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो रूरल के अंदर तो होते ही हैं ग्राम सभा के द्वारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर, तो अब अर्बन रीजन के अंदर भी ये काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने करना शुरू किया है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्स के राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके। तो अभी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट इसके ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट बना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द नाबार्ड, एसबीआई एंड जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। इन्होंने कहा है कि 1000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हम यहाँ पर बनाएंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के बीच एमओयू साइन हुआ है कि फार्मर्स को जो टीनेंट फार्मर्स हैं या फिर ओरल लेसेस हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, उन सभी को जो साख है वो अवेलेबल हो, पैसा अवेलेबल हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सभी हम काम यहाँ पर करेंगे। एमओयू किन के बीच में साइन हुआ है, तीनों की एजेंसीज़ का नाम भी याद रखना है आपको। महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोग्राम का नाम है ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव, और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 15 अगस्त से ये प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, और अभी सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च करने की बात हो रही है। ये जो प्रोग्राम है नाम से स्पष्ट है भाई, ई क्रॉप सर्वे, जो क्रॉप्स हैं उनका सर्वे किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के जरिए मिलकर के काम महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ पर किया है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस टेक और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्होंने संभाली हुई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पर इंडिगाउ नाम का जो आपका जीनोमिक चिप लॉन्च किया है, इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारी इंडिजीनियस कैटल की ब्रीड हैं, लाइक द गिर है, कनक्रेज है, साहिवाल है, ओंगोले है। इन सब कैटल्स की ब्रीड को बचाने के लिए ये जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है इनके कंजर्वेशन के लिए।
ओके, ये चिप्स यहाँ पर डेवलप की गई हैं बाय द साइंटिस्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि हैदराबाद स्थित है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। इंडिगो नाम इसका रखा गया है। ये प्योरली इंडिजीनियस तरीके का है और लार्जेस्ट कैटल चिप इन द वर्ल्ड इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो इस चिप की मदद से हमें सब कुछ पता लगेगा कि कैटल की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से उनके जीनोम से वो चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर आप देख सकते हो कि संरचना किस तरीके से चेंज हो रही है, नई ब्रीड्स किस तरीके से उगाई जा सकती हैं ताकि उनसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो सके। ओके, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उन सब में ये सब हेल्पफुल हो सकता है, साथ ही फार्मर्स की इनकम को डबल करने में 2022 तक उसमें भी हेल्पफुल हो सकती है। ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके की जो चिप है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करें, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यहाँ पर अर्ज किया है कि भैया जो मिनिमम सेल प्राइस है शुगर का उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अभी देखें तो शुगर लगभग 31 रुपये पर केजी मिलती है, तो उसको कहा गया है कि भाई शुगर यहाँ पर 34 से 35 रुपये पर केजी बिक्री चाहिए ताकि हमें पर केजी पर 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलें और जो फार्मर्स का शुगर के लिए ड्यूज़ बचे हुए हैं उनको क्लियर किया जा सके। तो जो गन्ना किसान हैं उनको यहाँ पर कंपनीज पैसे समय पर नहीं देती हैं और ये पैसा उनको यहाँ से मिल जाए, इसलिए ये काम यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद बात करें, एक नेशनल जीन बैंक तैयार किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है इस महीने की और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यहाँ पर इनोग्रेट किया। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम मिल जाएगा रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक, और ये यहाँ पर जो आपका बनाया गया नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा, याद रखना दिल्ली के अंदर इसको यहाँ पर बनाया गया है। ओके, तो ये जीन बैंक यहाँ पर तैयार किया गया है। अब ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं ये आपका बेसिकली जो इंडिजीनियस या एक्जोटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैं उन सबको इकट्ठा करने के लिए, उनके एक्विजिशन और मैनेजमेंट के लिए नोडल इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल पर। ओके, और ये 1996 के अंदर यहाँ पर डेवलप किया गया था। द रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा बड़ा जीन बैंक यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा जम प्लांट्स विद द फैसिलिटी ऑफ सीड जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक्स एंड क्रायोजीन बैंक्स, ये सब तरीके की फैसिलिटीज़ इसके अंदर रखी जाएगी। यार ये होता कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश करो कि हर तरीके के जो सीड हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, उनके अंदर अलग अलग तरीके के वेरिएशंस किए जाएंगे ताकि आने वाले समय में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। बात समझ में आई? तो जीन पर रिसर्च करेंगे तभी जा करके काम यहाँ पर होगा। सेंटर ने कहा है कि हैंडलूम डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर बनाएंगे 10 और। ठीक है, तो ये 10 सेंटर यहाँ पर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत के अंदर यहाँ पर बनाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इस सब काम को यहाँ पर करेगी। और राइट, तो इसको यहाँ पर आप याद रखना। पीएम मोदी जी माइक पर गए इंडिपेंडेंस डे में और उन्होंने यहाँ पर बोला कि हम जो है वो राइस को फोर्टिफाई करेंगे। मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है फोर्टिफिकेशन। ठीक है जी, भूलो मत किसी भी चीज़ को, फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो सरकार इस पर फोकस कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फोर्टिफिकेशन हार्मफुल है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन हार्मफुल है। तो मोदी जी ने यहाँ पर कहा है, जब माइक पर गए तो कहा 2024 तक राइस के अंदर फोर्टिफिकेशन सभी स्कीम्स के अंदर लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे राइस यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बांटा जाता है तो उसको फोर्टिफाइड राइस के ज़रिए हम एक्सचेंज करेंगे। डेडलाइन याद रखना, 2024 तक ये काम करने की बात हो रही है। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेशनल ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की, दैट इज़ कॉल्ड NERAMAC। सरकार ने, कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। ये जो आपकी अथॉरिटी है या जो आपकी कॉरपोरेशन है, बॉडी है, ये यहाँ पर इसके जो महत्व है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन सरकार ने कहा अब हम इसको रिवाइव करेंगे ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके और फार्मर्स की ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जा सके और ऑर्गेनिक सीड को बढ़ावा दिया जा सके इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सब काम करने की बात यहाँ पर हो रही है। NERAMAC यहाँ पर सेटअप की गई थी कि फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव प्राइस अच्छा मिले। ठीक है, उनको अच्छे से प्राइस मिले, उसको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। और जो फार्मर्स है, मार्केट है, उसके बीच में जो गैप है उसको यहाँ पर कम करने की बात हो रही है। आप यहाँ पर देखें, एग्रीकल्चर, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सारा काम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ही संभालेगी। स्पेशल फोकस इसका रहेगा कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और मार्केटिंग को बढ़ावा दे। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में आती है। ओके, तो भैया ये सारे पॉइंट याद रखो, कोई भी फालतू पॉइंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। ओके, उसके बाद अगली खबर की तरफ चलें तो कर्नाटक के अंदर एक हिल्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड मंडलापट्टी हिल्स। और यहाँ पर हर 12 साल में सिर्फ एक बार ब्लू नीलकुरुंजी नाम का जो फ्लावर है वो यहाँ पर उगता है, ब्लॉसम होता है। ठीक है,
तो ये अभी अभी वेस्टर्न घाट के अंदर बेसिकली अलग जगह पर देखने के लिए मिला है, आइसोलेटेड जगह पर, और 12 साल में एक बार ही होता है। अब कर्नाटक वेस्टर्न घाट के अंदर आता है तो वेस्टर्न घाट की बात यहाँ पर करते हैं, और हिल्स का नाम भी आपको याद रखना है, अनाकारा मेट्टू हिल्स। ओके, इसके अंदर ये जो है वो लास्ट ईयर भी रिपोर्टेड हुआ था, और कर्नाटक के अंदर जो मंडलापट्टी हिल्स है वहाँ पर आपके कंप्लीट ब्लॉसम इस समय देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे पहले पिछले साल अनाकारा मेट्टू हिल्स के अंदर ये काम हुआ था। ओके, तो ये एक श्रब है, ये फ्लोबर के बारे में है। 16 फॉरेस्ट में यहाँ पर उगती है, पूछा जा चुका है 16 फॉरेस्ट कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट के अंदर है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, इन सब जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीलगिरीज, इनको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, और नील ग्रुंजी के जो ब्लू फ्लोवर्स हैं उनके पर्पज़, उनके जो ये कलर है उसकी वजह से ही इनका नाम नीलगिरी रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोवर उगते हैं वो ब्लू कलर के हैं, और ब्लू कलर के फ्लोवर की वजह से जो माउंटेन है पूरा का पूरा ब्लू हो जाता है, इस वजह से इसका नाम दिया गया है। याद रखना इतना सब, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटी सी खबर आपके लिए है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरकार ने कहा है कि हम 25% स्टेक इसके अंदर बेच देंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नमेंट कितने परसेंट स्टेक बेचेगी? 25%। अभी अभी मैंने बताया कि सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ठीक है। तो ये मिशन के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या पॉजिटिव हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे, लेकिन अब एक खबर मिलेगी कि आपको कि ऑयल पाम प्लांट जो है वो डिज़ास्टर के रूप में साबित हो सकता है, और कंसर्न्स यहाँ पर उभारे गए हैं। तो थोड़े से कंसर्न्स यहाँ पर देख लिए जाते हैं। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अगर पाम ऑयल का प्लांटेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो रेन फॉरेस्ट है और बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो मूव है कि हम जो पाम ऑयल प्लांटेशन है उसको यहाँ पर बूस्ट करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। मैंने बताया ना कि 2 जगह पर स्पेशल फोकस किया जाएगा, अंडमान एंड निकोबार पर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। पहला नुकसान आपको मिलेगा कि जो ट्राइबल लैंड्स हैं उनकी जो ओनरशिप है लैंड के ऊपर उसको इम्पैक्ट करेगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि जो रेन फॉरेस्ट हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ मिलेगी आपको कि जो पाम ऑयल के प्लांटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर गजलिंग है, ठीक है, तो लगातार उसको पानी कंज्यूम करते रहना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। मोनोकल्चर क्रॉप अगर यहाँ पर उगाई जाएगी, चौथा पॉइंट, अगर सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल का प्लांटेशन यहाँ पर किया जाएगा तो इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि बहुत लंबे समय में फसल जो है वो प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर तैयार होती है, और स्मॉल फार्मर्स को क्या है कि जल्दी से थोड़ा सा कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि ये नुकसान यहाँ पर होगा इस प्लान से। द लैंड आइडेंटिफाइड फॉर द ऑयल पाम प्लांटेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑलरेडी क्लियर फॉर द कल्टीवेशन। हालांकि सरकार का कहना है कि लैंड तो हमने क्लियर कर दी है, बाकी चीज़ें हम इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। तो ये वार्न किया गया है कि भाई आपका नॉर्थ ईस्ट है या फिर अंडमान निकोबार है, उनकी जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ओके। और ऑयल पाम की अगर आप प्लांटेशन वहाँ पर करते हो तो जो हैबिटेट है एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के उसको हर्ट करने का काम यहाँ पर कर सकती है। तो 5-6 पॉइंट यहाँ पर निकल करके आते हैं, उनको यहाँ पर याद रखने की कोशिश आप करोगे, ओके। तो ये चीज़ आप देखोगे। कांग्रेस लीडर्स ने भी ये बात कही कि पहले भी इस तरीके के प्रपोजल 1980 में लिए गए थे कि ऑयल पाम के प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, और उस समय जो रिपोर्ट्स यहाँ पर तैयार हुई थी उन्होंने कहा था कि लार्ज स्केल पाम ऑयल की कल्टीवेशन नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर। उस समय की बात कर रहा हूँ, 1980 में ये बात यहाँ पर हुई थी, और अब दोबारा से ये बातें यहाँ पर चलनी शुरू हो गई हैं। पाम जो है वो एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरे रंग के जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है उससे आप इस चीज़ को याद रखना कि पाम जो है वो एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है और नेचुरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और इसके जो इम्पैक्ट होंगे इन्वेजिव स्पीसीज़ के जो इम्पैक्ट होते हैं सेम इम्पैक्ट देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मोनोकल्चर आपको पता है, एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्मफुल होती है हर एक तरह की प्लांटेशन, अगर आप मोनोकल्चर करते हो तो वो हार्मफुल यहाँ पर होती है, ओके। तो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर उसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं किया जा सकता, ऑयल पाम प्लांटेशन अकेले नहीं की जा सकती, तो याद रखिए। पीएम मोदी जी ने अपना एक मोटो दिया, दैट इज़ कॉल्ड छोटे किसान बने देश की शान। तो जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग्स ज़्यादा बड़ी नहीं है उनको यहाँ पर बूस्ट करने की बात यहाँ पर हो रही है। सिर्फ इस मोटो को यहाँ पर याद रखिएगा, छोटे किसान बने देश की शान। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दैट इज़ कॉल्ड तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
कोयम्बटूर में, उसने यहाँ पर कहा है कि तमिल भाषा के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर सेक्शन में डिग्री यहाँ पर दी जाएगी। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंदर तमिलनाडु यहाँ पर देगा। ओके, इसके लिए 25 लाख रुपए रखे गए हैं अलग से। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑफर्ड अ तमिल अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, तो तमिल भाषा में अंडर ग्रेजुएट डिग्री देने वाला तमिलनाडु के अंदर ये ऐसा राज्य बना। बिहार की सरकार ने यहाँ पर कहा है कि अगर आप रूफ टॉप गार्डनिंग करते हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे और 25% तक सब्सिडी देने की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्कीम शुरू की गई है कि 25% सब्सिडी अगर हम देंगे। बिहार की सरकार ने किया है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है और इस वजह से अगर आप देखें तो इंडिया का जो ड्राई फ्रूट का मार्केट है वो यहाँ पर हर्ट होगा पूरी तरीके से। ओके, तो इंडिया क्या इंपोर्ट करता था, क्या एक्सपोर्ट करता था अफगानिस्तान को, जस्ट एक स्लाइड में आप यहाँ पर देखिए। इंडिया इंपोर्ट करता था ड्राइड रेजिन्स, वॉलनट, आलमंड, यहाँ पर फिग, पाइन नट्स, ठीक है, ओके, और पिस्ता है आपका, ड्राइड एप्रिकॉट है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, एप्रिकॉट, चेरी, वाटरमेलन एंड मेडिसिनल प्लांट अफगानिस्तान से हम यहाँ पर इंपोर्ट करते थे। और अफगानिस्तान को हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो टी है, कॉफ़ी है, पेपर है, कॉटन है, ये हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट भी हर्ट होंगे, एक्सपोर्ट भी हर्ट होंगे, सब चीज़ें यहाँ पर हर्ट होने की बात चल रही है। तो ये याद रखो, पूछा जा सकता है कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं। विरसा किसान इनिशिएटिव चलाया गया है, झारखंड की सरकार ने यहाँ पर चलाया है और ये इनिशिएटिव का नाम याद रखना, बिरसा किसान इनिशिएटिव। और इसके अंदर यूनिक आईडीज़ दी जाएंगी। स्टेट के अंदर 58 लाख फार्मर्स हैं, उनको यूनिक आईडी यहाँ पर दी जाएगी। ओके, तो जितनी भी स्टेट से रिलेटेड सहायता फार्मर्स को दी जाती है वो इस आईडी के थ्रू यहाँ पर दी जाएगी। ओके, और सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्टिलाइजर्स हैं, लोन्स हैं, डायरेक्ट मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो ये आईडी यहाँ पर उन किसानों की हेल्प करेगी। आईडी दिखाइए, आपके खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक स्कीम चलाई गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा, डेट इज़ कॉल्ड किसान फार्म पॉन्ड स्कीम। ओके, तो राजस्थान के ऐसी जगह जहाँ पर वाटर के ज़्यादा क्राइसिस हैं वहाँ पर किसान फार्म तैयार किए जाएंगे और पॉन्ड यहाँ पर तैयार किए जाएंगे वाटर स्केर्सिटी को निपटने के लिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करने के लिए सरकार ने किसान फार्म पॉन्ड स्कीम शुरू की गई है। 90,000 रुपये फार्मर को यहाँ पर दी जाएगी फाइनेंशियल हेल्प। और अपने फील्ड के अंदर उसको रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक पॉन्ड तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब काम इसके अंदर किए जाएंगे। ओके, राजस्थान की सरकार जो है वो सभी कैटेगरी के किसानों के लिए 60% तक जो है वो पैसे यहाँ पर देगी। ओके, और ये बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो राजस्थान हैव गिवन 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ फार्मर्स और द मैक्सिमम अमाउंट 63,000 यहाँ पर होगा ऑन द न्यू फार्म पॉन्ड एंड ₹90,000 विद द प्लास्टिक लाइनिंग वर्क। ओके, तो अगर आपके पास पहले से ही थोड़ा बहुत फॉर्म है और उसको थोड़ा पॉन्ड है और उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हो, 60% कॉस्ट यहाँ पर दी जाएगी। नया फार्म है, 63,000 रुपये की कॉस्ट आपको यहाँ पर दी जाएगी। ओके, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद रखो, और वरना इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो, आपसे सिर्फ ये बात पूछी जा सकती है। ओके, तो जिनकी लैंड होल्डिंग 0.3 हेक्टेयर से कम 0.3 हेक्टेयर या उससे कम की है उनको इस स्कीम का लाभ यहाँ पर। मिनिमम कल्टीवेबल होल्डिंग लैंड जो है वो आपकी इतनी होनी चाहिए, यानी कि 0.3 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद ओना थीनू एंड ओरू मुरान पचाकरी इनिशिएटिव, ठीक है, तो ये नाम इधर उधर हो सकता है, ठीक है, पर याद रखो OOP इसको कह देते हैं। ठीक है, OOP इनिशिएटिव शुरू किया गया, केरला की सरकार ने शुरू किया था 2017 के अंदर। ये जो है वो लॉन्च किया गया था, न्यूज़ के अंदर आया तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ओके, मिशन है कि एनकरेज किया जाएगा और जो वेजिटेबल्स हैं उसके कल्टीवेशन को यहाँ पर बढ़ाया जाए, उसके लिए मास कल्टीवेशन प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। बहुत सारे रुपये इसके लिए यहाँ पर रखे गए भी हैं। ओके, तमिलनाडु की सरकार ने अगले 5 साल के अंदर फार्मर्स की इनकम को 50,000 करोड़ रुपए तक, कलेक्टिव इनकम बता रहा हूँ, कलेक्टिव इनकम को इतना सब बढ़ाने के लिए कि तमिलनाडु को और ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा बेसिकली हो, उसकी जो इनकम है वो यहाँ पर बढ़े। थेनी, मदुरई, डिंडीगुल और ऐसे कुछ जगहों को मोरिंगा एक्सपोर्ट जोन के रूप में डेवलप किया है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने अभी अभी अपना जो पहला एग्रीकल्चर बजट भी यहाँ पर लागू किया, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो सेपरेट बजट यहाँ पर लागू किया गया था एग्रीकल्चर के लिए, उसके अंदर ये बात भी यहाँ पर की कि हम कुछ जगह हैं जो उनको मोरिंगा एक्सपोर्ट जोन यहाँ पर बनाएंगे। मोरिंगा ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो कर्नाटक की बात करते हैं, और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक उसने यहाँ पर लॉन्च किया है फ्रूट्स पोर्टल। तो ये पोर्टल है
फुल फॉर्म याद रखिएगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। और अगर आप इस पोर्टल के अंदर देखें तो कर्नाटक की गवर्नमेंट के साथ मिलकर के पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओके, इसके अंदर किस फार्मर के पास, स्टेट में किस फार्मर के पास कितनी लैंड है, उसकी सारी डिटेल्स इस पोर्टल के अंदर रखी जाएंगी। और ये बैंक ने ये काम यहाँ पर किया है, याद रखना इस पॉइंट को। इंडिया का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क तैयार किया है उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट में माना पर ये पार्क यहाँ पर बनाया गया है। और ये एक विलेज है जो कि चाइना से बॉर्डर यहाँ पर करता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये पार्क यहाँ पर बनाया गया है। 40 से ज़्यादा स्पीसीज़ आपको हर्बल प्लांट्स की इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, ये आपको पार्क के बाहर लगा हुआ बोर्ड दिख जाएगा। ओके, तो याद रखो इतना सब। उसके बाद ये राइस मैप है इंडिया का। तो इंडिया के अंदर इतने वैरायटी ऑफ राइस पाए जाते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है, इसके ज़रिए। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, जैसे चखो है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ब्लैक राइस। ओके, काला नमक फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, बेसिकली फेस्टिवल भी है। और यहाँ पर ये आपको राइस भी देखने के लिए मिल जाएगा, यूपी वाले रीजन के ख़ास तरीके का ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हैं, पढ़ लेना इसको। उसके बाद प्रेस्टिजियस एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो जापान ने ये अवार्ड यहाँ पर दिया। और क्या अवार्ड का नाम है? प्रेस्टिजियस एशियन प्रोडक्टिविटी अवार्ड। ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया डॉक्टर RS सोदी जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की। और ये पहले पर्सन बनी इंडिया की तरफ से 20 साल बाद को यहाँ पर, जिसको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो इंडिया की अपनी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, एशिया की प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ये रही ऊपर, ठीक है। इंडिया की नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। ओके, और इन्होंने इनका जो नाम है वो यहाँ पर रिकमेंड किया था कि अवार्ड इनको दिया जाना चाहिए। तो याद रखिए अवार्ड किसको यहाँ पर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं। सेंटर ने यहाँ पर जो आपके फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस हैं शुगर केन के लिए, उनको थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, काम के हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि सेलेक्टेड पॉइंट ही यहाँ पर काम के हैं। काम की बात यह है कि देखें, पिछले साल 10 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए थे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस पर, इस बार 5 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, पर कुंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। शुगर मिल्स जो हैं उनको अब 5 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे पर कुंटल पर फार्मर्स को, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फार्मर जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी जाती हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इस समय FRP क्या हो गया है, तो वो 2021-22 के लिए 290 रुपये पर कुंटल रखा गया है। ओके, तो एक कुंटल गेहूँ जो शुगर केन देने पर फार्मर को यहाँ पर वापसी में मिलेंगे 290 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। पंजाब के और यूपी के किसानों ने यहाँ पर कहा था 35 रुपये बढ़ाओ, पर 35 नहीं बढ़ाए गए, 5 रुपये बढ़ाए गए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। 10% रिकवरी रेट है। ओके, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। 5 लाख वर्कर्स हैं शुगर मिल के, और 5 करोड़ से ज़्यादा जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा इससे होगा। ओके, तो अभी तक का ये सबसे ज़्यादा हाई FRP है, इससे ज़्यादा अभी तक FRP नहीं हुआ 290 रुपये। देखिए, अब ये कम तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगले साल भी होगा तो बढ़ेगा ही, कम तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। कम होगा तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। 210 रुपये था 2013-14 में, ठीक है। 210 रुपये था 2013-14 में, और अब बढ़ा करके आप देखें 290 कर दिया गया है। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसमें कोई ये बड़ी खबर नहीं है, बस हाँ ठीक है, किसानों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। 5 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने, सफिशिएंट है इतने पॉइंट जो यहाँ पर क्लियर किए गए। कुरुक्षेत्र मैगजीन ज़रूर देखना, एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पर आई थी। ओके, तो इसी वजह से मैंने ये इंक्लूड किया, और अगस्त 2021 के चैनल पर पड़ी हुई है, सर्च भी करोगे तो भी आ जाएगी। ये खबर जून की है, ठीक है। जून में ये खबर रह गई थी, तो मैं इसको यहाँ पर कवर कराता हूँ। प्रिसीजन आयोडीन वैल्यू एनालाइज़र यहाँ पर डेवलप किया गया, और ये जो आपका डेवलप किया गया है वो किया गया है CSIR के अंदर, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIO ने इसको यहाँ पर डेवलप किया। सिंपल सी बात है, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर आयोडीन की मात्रा कितनी है उसको मेज़र करने के लिए ये चीज़ यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ओके,
ये एक पोर्टल है दैट इज़ कॉल्ड आदि प्रशिक्षण पोर्टल, यहाँ पर देख सकते हो। और ये पोर्टल जो है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ किया गया। ये एक सेंट्रल रेपोजिटरी के रूप में यहाँ पर वर्क होगा। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या क्या रिसर्च यहाँ पर करा रहे हैं, उनके कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, ओके। और नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स, उनके क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या काम कर रही है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या काम कर रहा है, उन सब का डाटा, उन सब के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसको इस रिपोजिटरी के अंदर रखा जाएगा। ये एक डाटाबेस यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और इसको ऑनलाइन एक्सेसिबल कराया जाएगा सभी के लिए, ठीक है, बाद में। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पर कहा है भाई अफ़गानिस्तान के अंदर जो यहाँ पर केस हुआ, तालिबान का टेक ओवर हुआ, उसके कारण जो 39 मिलियन पीपल अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उनमें से 14 मिलियन ऐसे हैं जिनको फूड शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगी, जो कि हंगर को फेस करेंगे, ठीक है। तो ये तो होना ही है, ठीक है, ये तो कंडीशन ऐसी हो गई, काहे की तरक्की हमने यहाँ पर इतनी की, ठीक है। तो कोई डेवलपमेंट खास नहीं हुआ जब तक इस तरीके की सिचुएशन दुनिया के अंदर हो रही है, काहे की तरक्की हो रही है, ठीक है। अब देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, तो जल शक्ति मिनिस्टर हैं ये आपके प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने कहा है कि मणिपुर के अंदर 7 ऐसे हम फूड प्रोडक्ट को चुनेंगे और उनको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर लेकर के आएंगे। तो 7 इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट हैं, ये मिलेगा। जैसे ब्लैक राइस लड्डू हैं, तो ब्लैक राइस के बारे में मैंने बताया, उससे रिलेटेड 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। स्पाइसी भुजिया है, काबुक है, मिक्सचर है, ठीक है। मणिपुर कसावा बर्फ़ी है, ओके। ये आपको मिलेगा। बैम्बू शूट मुरब्बा है, फिग लड्डू हैं, ठीक है। तो ये 7 प्रोडक्ट हैं, इनको उठा करके मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर डाला गया है। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड सेट कर दिया, मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पर किया गया 2016-17 के अंदर 277 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता था, और 2019-20 में ये जो है वो आपका 3,18,630 लाख टन का यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया। 17% कॉन्स्टिट्यूट करता है उत्तर प्रदेश पूरी इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, याद रखना, ठीक है। और मेजर जो डेयरीज़ हैं उसके अंदर नए नए सेक्टर यहाँ पर खोले गए हैं। डेयरी के से रिलेटेड ग्रीन फील्ड जो है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, और इन जगहों पर ये तैयार किए गए हैं, ठीक है। जगहों का नाम देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये तैयार किए जा रहे हैं अभी, ये याद रखना कि 17% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और यूपी जो है वो टॉप रहा है पूरी इंडिया के अंदर। पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, वी निम्बकर, ये यहाँ पर गुजर गए, ठीक है। तो 2006 के अंदर इनको यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, एग्रीकल्चर में इन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया था, और इनको यहाँ पर जमुना लाल बजाज अवार्ड भी यहाँ पर मिला हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिए, नाम याद रखिएगा, वी निम्बकर। उसके बाद अगर हम बात करें, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाएगा, ओके। और ये मनाया जाता है एशिया एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। याद रखना, पूछा जा सकता है कहीं पर भी, जकार्ता के अंदर है ये, ठीक है, इंडोनेशिया में, ऑलराइट। तो आपका जो एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट काउंसिल है, ये 2 सितंबर को फाउंड की गई थी, 2 सितंबर को यहाँ पर बनी थी, और इसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड कोकोनट डे भी यहाँ पर मनाया जाता है। याद रखना, इंडिया जो है वो मेंबर है एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी का, ओके, क्योंकि ये कोकोनट ग्रोइंग कम्युनिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्कूल करिकुलम, स्कूल सिलेबस के अंदर एग्रीकल्चर को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द महाराष्ट्र, ओके। तो सिर्फ इतना ही पॉइंट आपके यहाँ पर काम का था, इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये एक खबर यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद दूसरी खबर शुरू हो जाती है सरकार की, जो कि कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं आपको। कर्नाटक यहाँ पर ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने कहा है कि 2023-24 तक फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे। ये श्योर हो गए पूरी तरीके से कर्नाटक की सरकार, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक कमेटी भी तैयार की है, भाई कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, उसके लिए हमें पूरा सुझाव दीजिए, ओके। इज़ एमिंग, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना कि ये पहला स्टेट बनने की यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा है, ओके। और इसके लिए सरकार ने सेकेंडरी एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट भी यहाँ पर बनाया है, जो कि एग्रो प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। इसका फोकस एग्रो प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग के ऊपर होगा। सरकार ने यहाँ पर 2 जो हैं वो आपके फ़ोटो रिलीज़ किए, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि एमएसपी पर धान की खरीद की अगर मैं बात करूँ तो 15% से ज़्यादा धान हमने इस बार ख़रीदा है, और गेहूं की खरीद की बात करूं तो 11% अधिक गेहूं यहाँ पर ख़रीदा है। तो इतना पॉइंट यहाँ से याद रखना है एमएसपी पर, जो आपका प्रोक्योरमेंट सरकार यहाँ पर करती है, ओके। तो उसके अंदर ये काम यहाँ पर हुए हैं।
ओके, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के तहत जो भी किया जाता है। तो रबी के मार्केटिंग सीज़न में गेहूं की खरीद की 433 लाख मीट्रिक टन, और खरीफ मार्केटिंग सीज़न में धान की खरीद की 874 लाख मीट्रिक टन। सन प्योर जो कि आपका बेसिकली एक एडेबल ऑयल का ब्रांड है, उसने सोनू सूद जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया है। ओके, तो उन्होंने ये बात आप यहाँ पर इतना याद रखोगे सफिशिएंट है। पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 3 नई वैरायटीज़ व्हीट की यहाँ पर तैयार की हैं। एक वैरायटी आपकी ओट्स की तैयार की है। ओके, और बरसीम की भी एक वैरायटी यहाँ पर तैयार की है, बरसीम क्लोबर, ठीक है, तो उसकी भी एक वैरायटी यहाँ पर तैयार की है। ये आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी और उसके नाम भी मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट ठीक है, एग्रीकल्चर की खबर है, पढ़ लेते हैं। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ कॉल्ड सागू बागू प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सागू बागू प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। एग्रीकल्चर के अंदर एडवांसमेंट को लाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन पर्पस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे, ये मेन पर्पस उसको आपको मिलेगा। तेलंगाना की सरकार का प्रोग्राम है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ICAR के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, डेट इज़ कॉल्ड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, बैरकपुर के अंदर। उसने यहाँ पर सेलिब्रेट किया 16th पार्थेनियम अवेयरनेस वीक 2021। ओके, तो पार्थेनियम जो है वो एक तरीके की वीड है, इन्वेजिव वीड है, याद रखना इस चीज़ को। और पार्थेनियम को हम कांग्रेस ग्रास या फिर गाजर ग्रास भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक वीड है, और वीड होने के बाद इसके कुछ घाटे यहाँ पर दिख जाएंगे, क्योंकि वीड है तो क्रॉप फील्ड्स को नुकसान करती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर देती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स उभर करके आती हैं, साथ ही ह्यूमन्स एनिमल्स के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसके ऊपर अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए ये जो प्रोग्राम है अवेयरनेस का वीक यहाँ पर चलाया गया था। इतना आप इस पॉइंट से याद रखेंगे इस स्लाइड से। उसके बाद फिलीपींस ऐसा यहाँ पर पहला कंट्री बन गया है जिसने कह दिया है कि गोल्डन राइस का अब हम कमर्शलाइजेशन करेंगे। गोल्डन राइस के अंदर फोर्टिफिकेशन करना, और फोर्टिफिकेशन करने के बाद विटामिन ए के कंटेंट को, विटामिन ए को की मात्रा को राइस के अंदर बढ़ा देना। ओके, और देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, गोल्डन राइस जो है वो डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इन कोलेब्रेशन विद द IRRI, दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों ने मिलकर के गोल्डन राइस को यहाँ पर तैयार किया था। अब इन्होंने कहा है कि हम इसका कमर्शलाइजेशन अप्रूव कर रहे हैं, और फिलीपींस ऐसा पहला कंट्री बन गया है। ओके, इन्होंने बीटा कैरोटीन के लेवल्स को जो इनके अंदर यहाँ पर बढ़ा दिया था। ओके, और बेसिकली विटामिन ए को यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया। ओके, तो विटामिन ए की मात्रा राइस के अंदर बढ़ा करके गोल्डन राइस यहाँ पर तैयार किए गए थे, याद रखना इसको। ओके, ये आपको खबर यहाँ पर मिल जाएगी। त्रिपुरा के अंदर एक विशेष तरीके का लेमन यहाँ पर उगता है, जिसका नाम है आपको मिलेगा गंधराज, ठीक है। तो इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा जर्मनी को। इतना पॉइंट आपको याद रखना था, त्रिपुरा, लेमन, गंधराज, और जर्मनी को इसको यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर इसकी काफ़ी डिमांड है, ये भेजा जाएगा वहाँ पर। ये आपकी एग्रीकल्चर के करंट अफेयर पूरे हुए, ठीक है जी। एग्रीकल्चर के करंट अफेयर जो आपके अगस्त महीने के थे वो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो कैसी लगी, सही लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ठोकना, ठीक है। और चलिए वीडियो बंद करते हैं, 1 घंटे से ऊपर की हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।